बोलना चाहते हैं? आप आए, हमारे शो में शरीक हुए, बहुत बहुत शुक्रिया। आपके जीवन में मंगल कामनाएं करता हूं। थैंक यू सो मच। बातचीत के सिलसिले को जोड़ता हूं जी। देखिए प्रतीक जी, ब्रेक से पहले मैंने यही पूछा था, ये देश जो है वो संविधान से चलेगा या धर्म के आधार पर चलेगा? यदि इस देश के अंदर एक विधान, एक प्रधान और एक संविधान होगा तो एक कानून भी होना चाहिए। क्यों भैया हिंदुओं के अलग होगा और मुसलमानों के लिए अलग होगा? जब आपका कोई क्रिमिनल केस होगा तो आपको सीआरपीसी में बात करेंगे, और जब आपका सिविल केस होगा तो आप कहेंगे भैया मैं तो मुसलमान हूँ। धीरे से मैं आपसे आज गुजारिश करूंगा, मेरे सर में आज बहुत दर्द है, तो मैं थोड़ा सा मैं बात कह रहा हूँ, सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए। वो कहते हैं सिर्फ बात इसमें मुसलमान और हिंदू की नहीं है, वो अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा तो उसमें कई हिंदुओं को भी परेशानी है। मैं तो ये कहता हूँ ना कि इस देश का हर एक नागरिक, कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई होने से पहले भारतीय है। जी जी, ठीक ठीक, मैं आ रहा हूँ। पहले पैनल को होने दीजिए। पैनल, अखिल भाई आ रहा हूँ। अखिल देखिए, ये जो मसला उठ रहा है बाल विवाह का, इस देश में बाल विवाह, सती प्रथा, दहेज प्रथा, सब कुरीतियां गलत हैं, और उसके बावजूद लेकिन ये मसला क्या है? क्या वास्तव में वहां की सरकार इस बाल विवाह के खिलाफ है, इसको खत्म करना चाहती है? जो लोग विरोध कर रहे हैं, क्या वास्तव में वो इसके विरोधी हैं? ये बड़ा सवाल है। इसका कारण मैं बता रहा हूँ, मैं सवाल से ही इसका उत्तर देना चाहता हूँ। बात आने दीजिए। हेमंत बिस्वा शर्मा सरकार, क्या ये अपने मंत्रिपरिषद के तरफ से घोषणा कर सकते हैं कि हमारी मंत्रिपरिषद में किसी ने दहेज प्रथा नहीं, दहेज से लेके शादी नहीं की, और जिसने अगर शादी की हम उसको जेल में भेजेंगे? एक बात। दूसरी बात, वो घोषणा करे, क्या हेमंत बिस्वा शर्मा, क्या सारे सरकार, सारे मंत्री घोषणा करे कि वो डोमेस्टिक जो बच्चे जो घर में नौकर पालते हैं, जिनके घर में बच्चा अगर नौकर काम करते हैं, नौकर जो बच्चा, बाल मजदूरी की बात मैं कर रहा हूँ, बच्चों को वो अपने घर में नौकर रखते हैं, जिसके घर में नौकर मिल जाएगा उसको जेल में डालेंगे। बोले पहले सवाल ये है कि जो कुरीतियां हैं उसको खत्म करना ईमानदारी से। सबकी आप क्राइम की फाइल बनाते हैं और मौका देख करके धर्म और राजनीति के लिए इसका इस्तेमाल। मैं आया जी जनाब, वन बाय वन जी जनाब। सर, सरकार के पास भाई आप बताइए क्या करना है? मैं कैमरा पकड़ लेता हूँ और आप भी आ जाइए उसी में, फ्रेम में। रुको भाई, रुको। जब भी चुनाव आते हैं सरकार को वेट करो, सरकार के पास कोई और काम तो है नहीं, कोई काम नहीं किया है, कुछ नहीं किया है। इनको यही काम से इलेक्शन लड़ने होते हैं, ये काम से उन्हें इलेक्शन लड़ने। तो मैं एक मिनट वन बाय वन, उन्होंने जो बोला है मैं वन बाय वन सिर्फ और सिर्फ यहाँ प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। देखिए एफआईआर जो हुई है वो बाल विवाह के ऊपर हुई है, 14 साल से नीचे। वैसे भी भाई मैथिल साहब, मैं पानी पिलाता हूँ उनको, आराम से वन बाय वन जी। प्रतीक जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि सबसे पहली बात तो ये कि जो भी कार्रवाई हुई है वो एफआईआर के आधार पर हुई है, और अगर एक मिनट आराम से, हाँ। कोई भी जुर्म होता है, इससे पहले ब्रेक से पहले ये सवाल उठा था कि जिनके परिवार उजड़े हैं, आपने भी बात कही थी, हाँ। उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? हाँ। अगर हम इस बहस के पे जाएं या इस तरह का वैलिडेशन रखेंगे तो फिर हर क्रिमिनल के परिवार की जिम्मेदारी सरकार। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की एक बात ये भी है, मैं बात कह रहा हूँ बस, कि 100 अपराधी छूट जाए, एक बेगुनाह जो है वो, तो मैं चाहता हूं कि अगर उसको इंश्योर करिए ना आप। मैं ये बिल्कुल फेवर में नहीं हूं कि 14 से पहले, मैं आप ही की सुनूंगा कि 14 से पहले या 14 से 18 गलत है, घृणितम है। प्रतीक जी, अब जब हिजाब पे बहस हो रही थी ना, तो अंडर एज बच्चियों के ऊपर सवाल हो रहा था कि उनके पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को किस तरह का ड्रेस कोड फॉलो करवाना चाहते हैं। जब आप अंडर एज बच्चियों की शादी कर देते हैं और उन्हें अपना बोझ समझकर घर से बाहर निकाल देते हैं, और आप तब कार्रवाई होती तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? माँ बाप लेना, जिन्होंने बच्चों को बोझ समझकर घर से बाहर फेंका है। अब जिम्मेदारी भी तो वही माँ बाप ले। जब तक अपने बच्चों को समान अधिकार नहीं देंगे, तब तक इस देश की व्यवस्था नहीं बदलेगी। देखिए, कोई भी यहाँ पे बाल विवाह का समर्थन कोई नहीं कर रहा है, बाल विवाह नहीं होना चाहिए, लेकिन आप उसको लागू कैसे कर रहे हैं? 6 साल से सरकार बनी हुई थी, सब लोग सवाल पूछ रहे हैं, अचानक से एक दिन आपको रात में स्वप्न आता है और आप तुरंत से सुन लीजिए, तुरंत से अचानक से आप लागू करते हैं, आप कीजिए। लेकिन आप ये जब घटनाएं घट रही थी तब चुप्पी मार के कहाँ बैठे हुए थे, सवाल ये पूछा जाएगा। और देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेके जो तमाम बातें चल रही है, मैं तो चुनौती देता हूँ बीजेपी के लोगों को। आप हर एक राज्य में अभी
गुजरात में चुनाव होना था, आप यूसीसी लेके बात कर रहे थे। सरकार ने यूसीसी के बारे में क्लैरिफिकेशन दे मैं दिया वही है। तो कह रहा हूँ, इनको यूसीसी लागू नहीं करना है, इनको जनसंख्या नियंत्रण लागू नहीं करना है। ये केवल और केवल चुनाव के समय इसको एक हवा की तरह, मुद्दा की तरह खड़ा करता है, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं कि अगर इनको करना होता तो ये कर चुके होते। आप सोच के देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं, सुन लीजिए, सुन तो लीजिए। मैं आया जी बाबू जी, कहाँ से आना हुआ आपका? नोएडा एक्सटेंशन। जी, आपका कोई सवाल? नहीं, मेरा सवाल नहीं है, मेरी दो बातें हैं जी बिल्कुल रखिए। कि एक तो अगर जो 1947 में अपने पास मोदी जी जैसा कोई, जैसे सरदार पटेल, भाई सुन लीजिए, बात सुन लीजिए। हाँ जी, तो सरदार पटेल जैसे कोई आ जाते हैं, हाँ। तो आज देश की दशा ही कुछ और होती। और दूसरी बात जो 1947 में अगर मोदी जी होते, हाँ, या मोदी जी जैसे कोई, होते जी। और दूसरी बात है, लोग बहुत मतलब चाव से बोलते हैं कि मोदी जी ने 15 लाख रुपए नहीं जमा कराए। उन्होंने ये कभी नहीं कहा था। उन्होंने ये कहा था कि अगर जो सारा ब्लैक मनी आ जाए तो इतना है कि हर एक के खाते में 15 लाख रुपए आ सकते हैं। जी मैं आ रहा हूँ, आराम से पूरी कंप्लीट होने दीजिए, पैनल कंप्लीट होने दीजिए। जी जनाब। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जी। बेटियां देश का भविष्य है। बच्चे पालने के लिए, शादी करने के लिए और चूका न्यूज़ 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग नाउ।